हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स पाठशाला और मैं हूं एस्पिरेंट शिशिर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल इस सब्जेक्ट के अंदर का फोर्थ टॉपिक दैट इज़ फाउंडेशन। इससे पहले हमने ब्रिक, सीमेंट और स्टोन को ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे फाउंडेशन, इस टॉपिक के अंदर के एमसीक्यूज। सो एमसीक्यू को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फाउंडेशन के बारे में ब्रीफली कुछ बता दूँ। आई नो कि शायद ये आपको पता होगा, बट स्टिल मेरा काम है, मैं उसे बता देता हूँ। सो फाउंडेशन होता क्या है, तो देखिए कोई भी स्ट्रक्चर जो है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है सुपर स्ट्रक्चर, एक होता है सब स्ट्रक्चर। तो ये जो फाउंडेशन जो है ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए सब स्ट्रक्चर। ओके, अब फाउंडेशन जो है इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है शैलो फाउंडेशन, एक होता है डीप फाउंडेशन। सो शैलो फाउंडेशन क्या होता है, तो तेरजागी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जिस भी फाउंडेशन की डेप्थ उसकी विड्थ के बराबर या उसकी विड्थ से कम होती है, मतलब उसकी चौड़ाई से कम होती है, उसे कहा जाता है शैलो फाउंडेशन। और उसी की जगह अगर उसकी डेप्थ अगर उसके विड्थ से ज़्यादा होती है, ठीक है, मतलब किसी फाउंडेशन की डेप्थ अगर उसके विड्थ से ज़्यादा होती है तो उसे कहा जाता है डीप फाउंडेशन। अब शैलो फाउंडेशन के अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर आता है स्प्रेड फुटिंग, स्ट्रैप फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, है ना, मैट फुटिंग जिसे हम राफ्ट फाउंडेशन भी कहते हैं। ये सब आता है आपका शैलो फाउंडेशन के अंदर। और डीप फाउंडेशन के अंदर क्या क्या आता है, जैसे पाइल फाउंडेशन हो गया, है ना, पियर फाउंडेशन हो गया, कैशंस हो गया, वेल फाउंडेशन हो गया, है ना, इस टाइप के सारी चीज़ें जिनकी डेप्थ ज़्यादा होती है उनकी विड्थ से, वो सब आते हैं डीप फाउंडेशन के अंदर में। तो चलिए अब आते हैं अब हमारे मेन टॉपिक में, फाउंडेशन के एमसीक्यू। तो पहला एमसीक्यू क्या बोलता है, व्हेन डू स्ट्रैप फुटिंग्स आर यूज्ड इन फाउंडेशन। ठीक है, यहाँ बात किसकी हो रही है, यहाँ बात हो रही है स्ट्रैप फुटिंग की। सो मैं आपको बता देता हूँ पहले स्ट्रैप फुटिंग होता क्या है। तो देखिए स्ट्रैप फुटिंग और स्ट्रिप फुटिंग ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ, ध्यान से समझिए कि स्ट्रैप फुटिंग और स्ट्रिप फुटिंग ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और इसे समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कंबाइंड फुटिंग और कंटिन्यूस फुटिंग को। अब अगर मैं बात करता हूँ दो कॉलम की, तो जब फाउंडेशन दो कॉलम की बात कर रहा है तो वो होता है आपका कंबाइंड फुटिंग। ठीक है, और जब फाउंडेशन हम बात करते हैं दो से ज़्यादा कॉलम के लिए तो वो होता है कंटिन्यूस फुटिंग। समझे। अब कंबाइंड फुटिंग जो होता है ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ट्रेपेजॉइडल भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन कि वो जो दो कॉलम है उस पर लोड इक्वल है या अनइक्वल है। अगर उन दो कॉलम में लोड अगर इक्वल है तो इन दैट केस वहाँ पे आएगा आपका रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग, और अगर उन दो कॉलम पे लोड अनइक्वल है तो वहाँ आएगा आपका ट्रेपेजॉइडल कंबाइंड फुटिंग। बट क्या होता है कि अगर ये दो कॉलम के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि ट्रेपेजॉइडल जो फुटिंग है वो वहाँ पे उसकी विड्थ बहुत नैरो हो जाएगी, और जिसकी वजह से वो स्ट्रक्चर फेल हो सकता है। इसलिए वहाँ पे दिया जाता है स्ट्रैप फुटिंग। अब स्ट्रैप फुटिंग क्या होता है कि इट इज़ जस्ट लाइक अ बीम, ठीक है, एक बीम की तरह होता है। और तो मैं यहाँ पे इसलिए इसे कह सकता हूँ कि स्ट्रैप फुटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ ए कंबाइंड फुटिंग। और दूसरा होता है स्ट्रिप फुटिंग। स्ट्रिप फुटिंग जिसे हम कहते हैं वॉल फुटिंग या वॉल फाउंडेशन, है ना। तो ये क्यों इसे वॉल फुटिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वॉल के जनरली वॉल के लिए प्रोवाइड किया जाता है, और इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए कंटिन्यूस फुटिंग। तो चलिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हेन डू स्ट्रैप फुटिंग्स आर यूज्ड इन अ फाउंडेशन। तो ऑप्शन है टू ट्रांसफर लोड ऑन एन आइसोलेटेड कॉलम, डिस्टेंस बिटवीन द कॉलम आर लॉन्ग, टू कॉलम लोड आर अनइक्वल, या ऑल ऑफ द मेंशन। तो हम जैसे मैंने आपको बताया कि दो कॉलम के बीच का डिस्टेंस जो होता है जब ज़्यादा होता है तो वहाँ पे हम देते हैं स्ट्रैप फुटिंग। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका व्हेन टू कॉलम लोड्स आर अनइक्वल। जब दो कॉलम के लोड अगर अनइक्वल है तो विच ऑफ द पॉसिबल फुटिंग कैन बी प्रोवाइडेड। यहाँ पे सिचुएशन क्या है, अनइक्वल वाली है, तो यहाँ पे हम क्या देंगे, अनइक्वल के केस में अभी मैंने बताया ट्रेपेजॉइडल कंबाइंड फुटिंग। नेक्स्ट आता है CPRF। तो CPRF स्टैंड्स फॉर, तो कंबाइंड प्लेन राउंड फाउंडेशन, कनेक्टेड पाइल राउंड फाउंडेशन, कंबाइंड पाइल राफ्ट फाउंडेशन, या कोरोजन प्रूफ राफ्ट फाउंडेशन। तो देखिए CPRF जो होता है, CPRF होता है आपका कंबाइंड पाइल राफ्ट फाउंडेशन। नाम से ही पता चल रहा है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पाइल फाउंडेशन एंड राफ्ट फाउंडेशन। अब क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है तो सीधी सी चीज़ है कि दोनों का कॉम्बिनेशन से जो चीज़ बन रही है वो पावरफुल भी होगी, सेफ होगी, स्ट्रांग होगी, है ना। और ये प्रोवाइड कहाँ किया जाता है, ये प्रोवाइड किया जाता है हाई राइज बिल्डिंग में। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पियर फाउंडेशन। तो पियर फाउंडेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो ये हमको पता है कि पियर फाउंडेशन को ही बोला जाता है कैशन। हमको यहाँ समझना क्या है कि कैशन क्या होता है। तो कैशन कैन बी ए फ्लोटेड और संक स्ट्रक्चर। मतलब कैशन जो होता है वो एक ऐसे स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्लोटेड भी हो सकता है, वो संकन भी हो सकता है। संकन का मतलब क्या होता है कि वो पानी के अंदर भी हो सकता है या पानी के ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, जनरली ये कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, ब्रिज के जो पियर्स होते हैं ना, ब्रिज के पियर के फाउंडेशन में जनरली कैशन फाउंडेशन प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट आता है द फिगर बिलो रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ पाइल, है ना। ये जो फिगर है ये कौन सा पाइल है, तो देख के समझ में आ रहा है कि देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, लोड बियरिंग, एंड बियरिंग, फ्रिक्शन, या शीट पाइल।
तो ये क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर तो सी है, फ्रिक्शन पाइल। अब फ्रिक्शन पाइल होता क्या है, तो फ्रिक्शन पाइल जो होता है वो जनरली जो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना, मतलब जो मिट्टी को सराउंड किए हुए होते हैं, जनरली फाउंडेशन जो होते हैं वो तो मिट्टी को सराउंडेड ही होते हैं, बट स्टिल अंडरग्राउंड सपोर्ट जो होते हैं, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर जो होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए फ्रिक्शन पाइल्स यूज़ होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो ये सॉइल होती है आजू बाजू में, ये इस पाइल के आजू बाजू में जो सॉइल होती है, वो सॉइल और इस पाइल के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मशीन फाउंडेशन। तो मशीन फाउंडेशन क्या होता है, मशीन फाउंडेशन इज सब्जेक्टेड टू स्टैटिक लोड, विंड लोड, स्टैटिक एंड डायनामिक लोड या डायनामिक लोड। तो मशीन फाउंडेशन, तो मैं मशीन फाउंडेशन के बारे में आपको बता दूं कि ये कुछ अलग नहीं होता है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे इंडस्ट्री हो गया, फैक्ट्री हो गया, जहाँ पे मशीनरी होती है, तो वहाँ पे जो फाउंडेशन दिया जाता है जनरली उसे कहा जाता है मशीन फाउंडेशन, ठीक है। अब वहाँ पे काम कैसे करता है, ये काम करता है कि ये फाउंडेशन में लोड कैसे कौन से आएंगे, स्टैटिक भी आएगा, डायनामिक भी आएगा। स्टैटिक का मतलब क्या हो गया, आप एक तरीके से समझ लो डेड लोड, है ना, यानी जो मशीन है, मशीन की वजह से आने वाला लोड दैट इज स्टैटिक लोड, क्योंकि वो रुका हुआ है ना एक जगह पे, इसीलिए। और डायनामिक लोड क्या होगा कि वहाँ पे लाइव लोड की वजह से आने वाला लोड इज डायनामिक लोड, है ना। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, स्टैटिक एंड डायनामिक लोड। मशीन फाउंडेशन इज सब्जेक्टेड टू स्टैटिक एंड डायनामिक लोड। नेक्स्ट आता है आपका ब्लैंक फुटिंग इज यूज्ड इन लोड बियरिंग मैसनरी कंस्ट्रक्शन। लोड बियरिंग मैसनरी कंस्ट्रक्शन मतलब क्या हुआ, अदर लैंग्वेज में, अगर इजी लैंग्वेज में समझे तो ये वॉल की बात कर रहा है, दीवार, है ना, लोड बियरिंग वॉल बोलते हैं अपन। तो वैसे ही लोड बियरिंग वॉल या मैसनरी कंस्ट्रक्शन, तो कौन सी फुटिंग दी जाती है, अभी मैंने बताया आपको, वॉल के लिए वॉल फुटिंग दी जाती है, जिसे ही कहा जाता है स्ट्रिप। तो 7th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रिप फुटिंग इज यूज्ड इन लोड बियरिंग मैसनरी कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्या आएगा अपना यहाँ पे कि द प्रेशर इंटेंसिटी, है ना, यहाँ पे आएगा अपना कि द प्रेशर इंटेंसिटी बीनीथ द फुटिंग डिपेंड्स अपॉन, यानी फुटिंग के नीचे जो प्रेशर इंटेंसिटी होती है, यानी ऊपर से आने वाला जो लोड है, तो वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो देखो एक चीज़ तो क्लियर है कि फुटिंग के नीचे जो होता है प्रेशर, वो एक सा नहीं होता, मतलब यूनिफॉर्म नहीं होता, है ना, तो वो कहीं ज़्यादा कहीं कम होता है। तो इन दैट केस क्या होगा कि वहाँ पे सारे फैक्टर काम करेंगे, यानी रिजिडिटी ऑफ द फुटिंग, कि फुटिंग कितना रिजिड है ना, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ की कंडीशन कैसी है उस मिट्टी की, ये सारी ही चीज़ वहाँ पे अपना अपना रोल प्ले करेगी। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द मेंशन्ड, डी। नेक्स्ट आता है आपका इन कोहेसिव सॉइल द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बीनीथ द फुटिंग इज। कोहेसिव सॉइल की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है, कोहेसिव सॉइल की। कोहेसिव सॉइल मतलब क्या हो गया, क्ले, है ना। द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बीनीथ द फुटिंग, फुटिंग के नीचे जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा। तो देखो जब भी बात कोहेसिव सॉइल की होगी, वहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है कि उस कोहेसिव सॉइल के ऊपर जब कभी भी कोई फुटिंग आएगा, तो उस फुटिंग का जो एज स्ट्रेस रहेगा, मतलब उसकी एजेस में आने वाला जो स्ट्रेस रहेगा वो तो लार्ज रहेगा, मतलब वो ज़्यादा तो रहेगा, ये तो पक्की बात है। मतलब कि कोई फुटिंग जब किसी कोहेसिव सॉइल के ऊपर रेस्ट हो रही है, तो उस फुटिंग के जो एज स्ट्रेस रहेगा दैट विल बी मैक्सिमम, है ना, दैट विल बी लार्ज। बट जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा इन दैट केस वो क्या होगा, लीनियर होगा, यानी कोहेसिव सॉइल में एज स्ट्रेस लार्ज रहेगा बट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लीनियर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि ये जो फिगर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो ये वॉल है, वॉल के नीचे में क्या है, यहाँ पे फुटिंग दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया, वॉल के नीचे देने वाले फुटिंग को क्या कहा जाता है, स्ट्रिप फुटिंग। ऑप्शन में है क्या स्ट्रिप फुटिंग, नहीं, क्या दिया है, वॉल फुटिंग। तो दोनों एक ही चीज़ होती है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका द डिज़ाइन ऑफ रिजिड रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग कंसिस्ट इन डिटरमाइनिंग द, है ना, मतलब कि जब भी हम रिजिड रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग को जब डिज़ाइन करते हैं तो क्या क्या चीज़ है जिसको हमको ध्यान में रखना होता है। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कॉलम, शियर फोर्स या सेफ बियरिंग प्रेशर। तो देखो जब भी कभी हम फाउंडेशन की बात करते हैं या फुटिंग की बात करते हैं, तो हमारा वहाँ पे एक ही एम होता है कि ऊपर से आने वाला जो लोड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कब होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट तब होगा जब ऊपर से जो लोड आ रहा है उसकी एक्सिस, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कॉलम, ठीक है, कॉलम की सीजी और वहाँ पे जो फुटिंग है ना, वो फुटिंग का सेंट्रॉइड, ठीक है, मतलब कि सेंट्रॉइड ऑफ फुटिंग और सीजी ऑफ कॉलम जो रहेंगे वो दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड करना चाहिए। अगर वो कोइंसाइड कर रहे हैं, अगर वो मिल रहे हैं एक पॉइंट पे, है ना, कोइंसाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्रेशर जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना ही होना है। तो डिज़ाइन जब भी हम करेंगे किसी भी रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग का, तो वहाँ पे हमको ध्यान में क्या रखना है कि लोकेशन जो होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कॉलम की, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इसका मतलब यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कॉलम
इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है व्हेन द अलाउएबल सॉइल इज़ लो, हाँ, और द बिल्डिंग लोड्स आर हैवी द फुटिंग यूज्ड इज़, मतलब कि जब मिट्टी कमज़ोर है और वहाँ पे अगर बिल्डिंग का लोड जो है वो अगर हैवी है तो इन दैट केस कौन सा फुटिंग यूज़ करेंगे अपन, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे राफ्ट फुटिंग। क्यों राफ्ट फुटिंग? क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, जो बिल्डिंग का जो हैवी लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सबसे ईजीली और सबसे इकोनॉमिकल तरीके से, कहाँ पे, राफ्ट फुटिंग में। नेक्स्ट आता है आपका इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ द सॉइल प्रेशर कोइंसाइड विद द रिजल्टेंट ऑफ द लोड, जो चीज़ मैंने अभी आपको बताया पिछले क्वेश्चन में कि रिजल्टेंट ऑफ सॉइल प्रेशर कोइंसाइड विद द रिजल्टेंट ऑफ लोड, द सॉइल प्रेशर इज एज्यूम टू बी, सॉइल प्रेशर को कैसे एज्यूम करेंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका इन डिज़ाइनिंग रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग ब्लैंक शुड बी अडॉप्टेड एज द डिज़ाइन वैल्यू। जब हम रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग को डिज़ाइन कर रहे हैं तो डिज़ाइन वैल्यू हम किसको अडॉप्ट करेंगे, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को, कंप्रेशन इंडेक्स को, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को, या सेफ बियरिंग कैपेसिटी, सेफ बियरिंग प्रेशर को। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जब कभी भी रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग को डिज़ाइन करते हैं तो डिज़ाइन वैल्यू हमेशा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को ही कंसिडर करते हैं। मतलब हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या हो गया, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट आता है आपका जनरली कंबाइंड फुटिंग इज एज्यूम टू रेस्ट ऑन। जनरली कंबाइंड फुटिंग इज एज्यूम टू रेस्ट ऑन, मतलब जनरली क्या होता है कि कंबाइंड फुटिंग बहुत रिजिड होता है ना। तो कंबाइंड फुटिंग क्योंकि रिजिड होता है उसमें बहुत ज़्यादा लोड आता है, इसीलिए वो कहाँ पे रेस्ट करेगा, देखो फुटिंग है तो कोहेसिव सॉइल के ऊपर भी रेस्ट करेगा या कोहेजनलेस सॉइल के ऊपर भी रेस्ट करेगा। बट द थिंग इज़ कि वहाँ पे जो सॉइल है वो होमोजीनियस होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो होमोजीनियस नहीं है तो वहाँ पे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर नहीं होगा। हमको क्या चाहिए कि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हर हमेशा लीनियर ही चाहिए हमको, इसीलिए वहाँ पे सॉइल जो है वो होमोजीनियस ही होनी चाहिए। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। आई होप कि आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपको क्लियर नहीं हुए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए, हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये कंटेंट पसंद आया होगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए MCQs के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।